नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महविश सिद्दीक़, किस्त नंबर 16। सर, वहाँ का एक घर ख़राब मौसम की वजह से गिर गया है और इस घर के मलबे तले एक ही ख़ानदान के सारे अफराद जा बहक हो गए हैं। अब की बार मुलाज़िम ने शाहज़ेब साहब के डर से बिना ब्रेक के पूरी बात कही थी, जिस पर शाहज़ेब साहब के चेहरे का रंग भक से उड़ गया था। ओह माय गॉड! शाहज़ेब साहब ने यह खबर सुनकर अपना सर हाथों में थाम लिया। मुलाज़िम उनको इस कदर परेशान देखकर फ़ौरन वहाँ से खिसक गया। वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि इसके बॉस की तोपों का रुख इसकी जानिब हो जाए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि शाहज़ेब साहब के लिए ये खबर किसी बिजली के बहुत बड़े झटके से कम नहीं थी। शाहज़ेब अपना सर हाथों में पकड़े परेशान अंदाज में सोफ़े पर आकर बैठ गए। तभी अचानक इनको अपने जहन के पर्दे पर उस दिन की ज़ावियार से की गई मुलाकात गर्दिश करती महसूस हुई, जिस पर वो खाली खाली निगाहों से टेबल को घूरते हुए उस दिन को सोचने लगे थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, शाहज़ेब साहब ने ऑफ़िस में आकर ज़ावियार ने उनसे मुसाफ़ा किया था। तमाम स्टाफ को इसका पता था, इसलिए इसको कभी भी अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वो किसी भी वक्त आकर अपने अंकल से मिल लेता था, कोई इसे मना नहीं करता था। वालेकुम अस्सलाम ज़ावी बेटे, आज कुछ परेशान से लग रहे हो। तुम्हारे डैड अभी तक जेल खाने पर जाने पर तुमसे खफा हैं। शाहज़ेब साहब ने नरम अंदाज में इसके को शाने से पकड़ा और अपने साथ लेकर सोफ़े पर बैठते हुए इसे सवालिया निगाहों से देखकर पूछने लगे थे। हाँ जी, डैड तो उस दिन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, मान भी नहीं रहे। ज़ावियार ने फ़िक्रमंद तासरात से मुंह लटकाने के अंदाज से कहा, जिस पर शाहज़ेब साहब एक पल के लिए इसे बगौर देखने लगे थे, क्योंकि इसने पहले कभी भी किसी की नाराज़गी की इतनी फ़िक्र नहीं की थी, मगर आज उसके चेहरे से परेशानी और शर्मिंदगी के आसार वाज़िह नज़र आ रहे थे। कोई बात नहीं यार, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगे। ज़्यादा परेशान ना हो तुम, बस चिल करो। शाहज़ेब मामू ने मुस्कुराते हुए कहकर इसकी फ़िक्र कम करना चाहिए। आखिर को ज़ावियार इनकी इकलौती बहन का इकलौता बेटा जो था, इन्हें बहुत ज़्यादा अजीज़ था। जी, ज़ावियार ने ढीले तासरात चेहरे पर सजाए अपना सर सोफ़े की पुश्त के साथ लगा दिया और तकरीबन लेटने के अंदाज से बैठ गया था। क्या हुआ? कोई और बात भी तुम्हें अंदर से परेशान कर रही है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारा मसला हल कर सकूं। शाहज़ेब मामू ने ज़ावियार को पहले कभी भी इस कदर फ़िक्रमंद और परेशान नहीं देखा, इसलिए इन्हें हैरत हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो ज़ावियार इतना परेशान नज़र आ रहा है। मामू, आप मेरा मसला हल करने में मेरी मदद करेंगे ना? ज़ावियार ने शाहज़ेब साहब की बात सुनकर अपनी आंखें खोल फ़ौरन इनका हाथ थाम लिया। हाँ ज़रूर यार, ये कोई कहने की बात है। शाहज़ेब साहब ने इसके हाथ पर अपना दाहिना हाथ रखकर इसे तसल्ली दी थी। एक्चुअली मामू, आप इस वायरल वीडियो पर अपने एंकर्स को तबसरा करने से रोक दें जो मैंने आपको ला कर दी थी। ज़ावियार ने अब की बार इनका हाथ छोड़कर अपने झुके के सर के साथ मदा बयान किया। क्या तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई? ये क्या कह रहे हो तुम? शाहज़ेब इसकी बात सुनकर फ़ौरन हत्थे से उखड़ गए थे। मामू, मैं जानता हूँ आप ये सब कर सकते हैं, प्लीज़ सिर्फ मेरे लिए ये कर दें। ज़ावियार ने अब सोफ़े से उठकर दोबारा इनके पास आते कहा, जिस पर वो हैरत भरी निगाहों से इसका चेहरा देखने लगे, जो इनसे ऐसा काम करने को कह रहा था जिसके लिए वो कब से इंतज़ार कर रहे थे, और अब जाकर कई महीने गुजारने के बाद इनके हाथ ये वीडियो लगी थी। कर तो सकता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही तुम ये सब आखिर करवाना क्यों चाहते हो? शाहज़ेब मामू ने अपनी ऑफ़िस चेयर दोबारा संभाल ली। मामू, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस वीडियो को बनाकर। मुझे एक लड़की की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए था। काश कि उस दिन आप ही मुझे रोक लेते तो मैं आज इस कदर बुरी तरह अपनी नज़रों में ना गिर चुका होता। ज़ावियार के लहजे में अज़ियत रकम थी। आज इसे अपने इस गुनाह का शिद्दत से एहसास तब हुआ जब कोई लड़का मारिया की वीडियो बना रहा था। अगर वो बर वक्त ना देख लेता तो आज मारिया की वीडियो भी इंटरनेट पर इसी तरह गर्दिश कर रही होती और लोगों की नज़रों की जीनत बन रही होती। इस सोच के तसव्वुर ने ही इसको अंदर से हिला कर रख दिया था। जब हम किसी दूसरे के साथ कुछ बुरा सलूक करते हैं तब हमें उसकी फीलिंग्स का एहसास नहीं हो पाता, लेकिन जब वही बुरा सलूक हमारे साथ किसी और ज़रिए से होता है तब हम रोते हुए हाथ नहीं आते, मगर तब हमारे पास हम पछताने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। किस्मत वाले लोगों को अपनी गलती का अजाला करने का मौका मिलता है, और इससे भी ज़्यादा किस्मत वाले लोग वो होते हैं जिनको अल्लाह राह रास्त पर लाकर तौबा की तौफीक देता है, और वही लोग अपनी गलती पर शर्मसार होकर अल्लाह से अपने किए गए हर गुनाह की माफ़ी मांग लेते हैं और आइंदा के लिए इस काम से जितना मुमकिन हो सके बचने की कोशिश करते हैं। यार, तुम इस वक्त सिर्फ जज्बाती हो रहे हो और कोई मसला नहीं। तुम घर जाओ, इस वक्त मैं ज़रा काम में बिज़ी हूँ। शाहज़ेब मामू ने पहली दफ़ा इसको इस तरह ऑफ़िस से चले जाने का कहा, जिस पर वह इन्हें अजहद परेशान निगाहों से बस देखता ही रह गया था। यार मामू, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मेरी बात मानें और ये बदला वगैरह छोड़ दें। ये सब कुछ नहीं होता। आप अपना हर काम अल्लाह की मर्ज़ी पर छोड़ दें, वो बेहतरीन बदला लेने वाला है। हम इससे ज़्यादा खुद को की बेहतरी को नहीं जानते।
जावियार ने असल संजीदा लहजे में इन्हें फिर से समझाने की नाकाम कोशिश की और फिर वहाँ से बाहर निकल आया। आज की सारी मीटिंग्स की डिटेल लेकर मेरे ऑफिस आओ जल्दी। जावियार के जाने के बाद उन्होंने फ़ोन से ही अपने सेक्रेटरी को सारी फाइल इधर लाने का कह दिया। जावी ने मुझे समझाने की कितनी कोशिश की, काश मैं उस दिन उसकी बात मान लेता और आज ये सब कुछ ना हुआ होता। शाहजेब साहब ने अपना झुका सर उठाया और फिर परेशान अंदाज से सामने बैठे दीवार पर लगी रंग बिरंगी पेंटिंग को साकत निगाहों से देखने लगे थे। आज उन्हें अपने किए की सज़ा मिल रही थी क्योंकि वो मामले की संगीनी को अभी से ही भाग गए थे। इन्हें अच्छी तरह समझ आ गई थी ये मामला अब बहुत दूर तक जाने वाला है, लेकिन अब इनको पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे तौबा के दरवाजे बंद हो जाने पर तौबा करने का कोई असर नहीं होगा। इंसान को अपने रब से माफ़ी मांगने में फ़िरौन की पैरवी हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आखिरी वक्त में की गई तौबा से ना उससे कुछ हासिल हुआ था और ना ही हमें होगा। आखिर अगर इसकी पैरवी करेंगे तो सिर्फ खसारा ही हमारे मुकद्दर का हिस्सा बनेगा, जैसे इसके मुकद्दर में लिख दिया गया है। नक्सक ऑफिसर अदालत के हाथे से अपना बैग थामे टाई की नॉट को थोड़ा ढीला करते हुए बाहर ही आ रहा था कि इसके फ़ोन की घंटी बज उठी। बैग को पार्किंग लॉट में खड़ी कार में रखकर वो जल्दबाजी में फ़ौरन कार के अंदर बैठ गया था। हेलो टाइगर सर, ऑफिसर ने फ़ोन रिसीव करते ही सैल्यूट के अंदाज से मुसाफा किया था। क्या रिपोर्ट है ऑफिसर? टाइगर का मखसूस बारोब लहजा फ़ोन के स्पीकर से गूंज उठा। सर, आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को आज तक कोई भी चैलेंज नहीं कर पाई, ये शाहजेब क्या कर लेगा? ऑफिसर ने सराहती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। सारे शवाहद अदालत में जमा करवा दिए ना? टाइगर का अंदाज सवालिया था। जी सर, अब ये शाहजेब ताउमर बस अदालतों के चक्कर ही काटता रह जाएगा। आफ्टर ऑल पैसों का लालच इंसान को एक दिन गुमराही की गहरी दलदल में गिराकर ही दम लेता है। ऑफिसर ने शाहजेब साहब के केस की हेयरिंग की सारी रिपोर्ट देते हुए आखिर में कहा था। वो बुरी तरह फंस चुका है। इन सब केसेस से बचना इसके लिए बहुत मुश्किल साबित हो जाएगा। इसकी इस गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी ने सिर्फ 8 लोगों की जान ही नहीं ली, और भी जितने लोग इस जगह पर प्लॉट खरीद चुके हैं या इनसे घर बनवा चुके हैं, सभी इनसे पैसे वसूल करने की बात कर रहे हैं। ये सब कहते हुए टाइगर के चेहरे पर पहली बार धीमी मुस्कान दर आई थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसको इसके किए की सख्त से सख्त सज़ा दिलवा सकूँ और मुतासरीन को भी उसके सारे पार्टनर समेत इससे भी भारी मुआवजा दिलवाऊँ, ताकि आइंदा कोई भी शख्स ऐसा घटिया काम करने से पहले 1000 दफ़ा सोचे। ऑफिसर के चेहरे पर बात करते हुए फातिहाना मुस्कुराहट रक्स कर रही थी, क्योंकि जो सबूत टाइगर ने उसे इकट्ठे करके दिए थे, इस सबसे इनका केस मज़ीद मजबूत हो गया था। ओके, दैट्स गुड स्पिरिट ऑफिसर। टाइगर ने फ़ोन को रखने से पहले इसके अज़म को सराहा था। अब तुम्हें पता चलेगा किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलने का अंजाम किस कदर भयानक होता है। टाइगर ने सोचते हुए रिवॉल्विंग चेयर की पुश से टेक लगा दी। शाहजेब, मैं तुमसे इस लड़की के एक एक आंसू की कीमत सूद समेत वसूल करूंगा। अगर तुम्हें पल पल सी सकती मौत ना मरने पर मजबूर कर दिया तो मेरा नाम भी टाइगर नहीं। टाइगर के चेहरे पर इस वक्त ज़ाहिर-खुद मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। इसके जहन के पर्दे पर इस लड़की का रोता हुआ चेहरा अक्स बनकर लहराने लगा था, जो इसके मिशन को मज़ीद और तेज़ करने का इंदिया दे गया था। अस्सलाम वालेकुम ज़रार, कैसे हैं आप? ज़रार अपने बेड पर किताबें फैलाए पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर अपनी हर कोशिश में बार बार नाकामी का सामना करते देखकर गुस्से से तिलमिला उठा था कि अचानक फ़ोन की बेल की आवाज़ कमरे की साकत फ़िज़ा में गूंज उठी। इसने बेजारी से पुरतासरात से मोबाइल को उठाकर देखा तो सामने स्क्रीन पर मरियम कॉलिंग जगमगा रहा था, इसलिए इसने जल्दी से कॉल रिसीव कर ली। वालेकुम अस्सलाम। जी मरियम, मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? अब ज़रार ने अब बेड पर सीधा बैठते हुए मरियम से इसका हाल पूछा। इसको अभी भी थोड़ा सा खटका लग रहा था। क्या हया ने आज घर जाकर सब कुछ मरियम को बता दिया? अगर अब मरियम इसी के बारे में कुछ पूछगछ करने लगी, इसलिए वो बात करते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। मैं तो पहले से बेहतर हूँ, मगर मुझे आपसे कुछ पूछना था। मरियम, अगर आप लेक्चर की बात कर रही हैं तो मैंने सब नोट डाउन किया हुआ, आपको सुबह तक मेल कर दूंगा। ज़रार ने जानबूझकर बात को रुख स्टडी की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि वो इस टॉपिक पर मरियम से बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसने पहले ही बहुत मुश्किल से खुद के तासरात पर काबू पाया था। अब वो फिर से वही सब नहीं सोचना चाहता था, क्योंकि हया का रोता चेहरा बार बार इसकी आंखों के सामने आकर इसको बुरी तरह डिस्टर्ब कर रहा था। जी मैं जानती हूँ, दरअसल मैं हया के बारे में आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। आज मैं कॉलेज नहीं आई थी तो मुझे आज की हया की रूटीन का नहीं पता, फिर इसके किसी दोस्त का नंबर भी मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ, शायद आपको किसी बात का इल्म हो। मरियम ने अब बात की तमहीद बांधी। किस बात का इल्म? ज़रा जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसे अभी तक इस बात का इल्म नहीं था क्या हया मरियम को सब सच बता चुकी है या नहीं, इसलिए सवालिया लहजे में इसी से पूछने लगा। पता नहीं ज़रार, जब से हया कॉलेज से आई है ना किसी से कोई बात कर रही है, ना ही मुझे कुछ बता रही है। मरियम का लहजा थोड़ा मुस्तरब लग रहा था, वरना सबसे पहले आकर मुझे हर चीज़ बताती थी। जब से आई है तब से अपने कमरे में ही बंद पड़ी है। आज तो उसने बाबा के कहने पर भी सही से खाना नहीं खाया, बमुश्किल 1-2 नवाले लिए होंगे।
सुबह तक तो ठीक थी, मुझे लगा शायद आपसे कोई बहस हुई, क्योंकि जब आपसे उसकी बहस होती तभी इसकी तबीयत ऐसे ही बिगड़ जाती है। मरियम ने सरसरी अंदाज में अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाया। इसे कुछ खास समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो थोड़ा परेशान लग रही थी। ज़रार मरियम के इस कदर दुरुस्त अंदाज़े पर एक पल के लिए चौंक गया, मगर फिर जल्द ही खुद पर काबू पाकर आहिस्तगी से गोया हुआ था। मैम फ़ोन रखता हूँ, मैं आपको आज के लेक्चर के पॉइंट सुबह तक सेंड कर दूँगा। ज़रार ने मरियम की किसी बात का कोई जवाब ना दिया और फिर अपनी बात कहते फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अचानक कुछ याद आने पर इसने हाथ में पकड़े फ़ोन को देखकर गैलरी ओपन की और फोल्डर में से हया की सफ़ेद सूट वाली तस्वीर निकालकर अपनी झील सी गहरी आंखों से टुकटकी बांधकर देखने लगा। इतने दिनों से खींची गई तस्वीर वो आज निकाल कर देख रहा था। आज वो तस्वीर इसे एक गनीमत की तरह लग रही थी, क्योंकि आज वो हर सूरत हया को अपने सामने देखना चाहता था। इसने हाथ से स्क्रीन को टच करके तस्वीर को बड़ा कर दिया। अब पूरे मोबाइल में सिर्फ हया का चेहरा नज़र आ रहा था, जिस पर इसने अपनी छोटी उंगली होंठ के किनारे पर रखी हुई। बेहतियार ज़रार ने अपना मोबाइल बाएं हाथ में पकड़े इस तस्वीर पर अपना दायां हाथ फेरा। बहुत इनोसेंट हो तुम हया, तुम नहीं जानती तुम्हारी इस मासूमियत और सादगी ने आज मुझे किस कदर मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया था। ज़रार ने ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए तस्वीर को खोए खोए अंदाज में देखा। आज वो पढ़ाई के ज़रिए भी अपनी इन सोचों से निजात हासिल नहीं कर पाया था, इसलिए थक हार कर हया की तस्वीर को फिर से देखने लगा। तस्वीर को देखते देखते न जाने कब इसकी आंख लग गई, इसे महसूस ना हुआ। हया की तस्वीर स्क्रीन पर काफ़ी देर जगमगाती रही और फिर खुद ही बंद हो गई। ज़रार का मोबाइल अभी तक इसके हाथ की मजबूत गिरफ्त में था और वो वहीं लेटे लेटे गहरी नींद सो चुका था। शिफा, माफ़ी चाहती हूँ आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। क्या आप मामा को एक दफ़ा देख सकती हैं? मुझे उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फ़ातिमा ने आमना बेगम को मेडिसिन तो दे दी, मगर फिर भी उनकी तबीयत कोशिश के बावजूद संभल नहीं सकी, इसलिए हर तरीका आजमाने के बाद फ़ातिमा शिफा के कमरे के बाहर खड़ी दरवाज़ा नॉक करती हुई परेशान अंदाज में बोली। शिफा इसके कहने की देर थी कि मैं अभी आई कहकर फ़ौरन कमरे में वापस चली गई। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? शिफा जल्दी जल्दी में अपना मेडिकल बॉक्स निकाल रही थी, इसलिए वॉशरूम से बाहर आता अयान इसे फ़िक्रमंद लहजे में पूछने लगा। फ़ातिमा बता रही आमना आंटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, अभी नहीं देखने जा रही, फिर आकर बताती हूँ आपको। शिफा ने मसरूफ़ से अंदाज में मेडिकल बॉक्स निकालते हुए तेज़ लहजे में अयान को बताया और फिर मेडिकल बॉक्स लेकर फ़ातिमा के साथ अनेक्सी में आ गई। आंटी का आज बीपी और शुगर लेवल चेक किया था? शिफा ने आमना बेगम को थोड़ा होश खोते देखा तो तेज़ लहजे में फ़ातिमा से पूछने लगी। जी शाम को किया था, मेडिसिन भी दे दी थी। फ़ातिमा ने रंधे हुए लहजे में परेशान तासरात से शिफा को बताया, जो इस वक्त आमना बेगम का चेकअप कर रही थी। शिफा ने आमना बेगम को जल्दी से एमरजेंसी डोज दे दी, जो वो आमना बेगम की रिपोर्ट्स के पेश नज़र अपने घर में ही ले आई थी, ताकि किसी ज़रूरत के वक्त इन्हें दे सके। इसने फ़ातिमा को इस बारे में नहीं बताया था, बस शॉपर लाकर अपनी कबर्ड में रख दिया था। तकरीबन आधे घंटे के बाद आमना बेगम को सुकून की नींद आ गई। तब तक फ़ातिमा और शिफा की जान सूली पर लटकी रही थी। शिफा, अगर कोई एमरजेंसी है तो मैं आऊँ? आमना आंटी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। शिफा अभी फ़ातिमा के पास बैठी इसको तसल्ली दे रही थी जब इसके पास मौजूद मोबाइल पर मैसेज टोन की बज उठी। इसने नोटिफिकेशन देखा तो सामने ही अयान का मैसेज था। अल्हम्दुलिल्लाह अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आंटी भी ख़तरे से बाहर ही हैं, अभी थोड़ी देर में आती हूँ। शिफा ने अयान को जवाबन मैसेज सेंड कर दिया। वो जानती थी अयान फ़ातिमा के पर्दे की वजह से यहाँ तक नहीं आया, वरना वो ज़रूर आ जाता, क्योंकि इसकी और अफ़ान भाई की आमना आंटी से काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जब कभी वो लॉन में अकेली बैठी होती, फ़ातिमा अंदर कोई काम कर रही होती, तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी फ्री होता तो इनके पास आकर बैठ जाता, फिर इनके साथ हल्की फुल्की बातें करके इनका मूड फ्रेश रखने की सही करते। थैंक्स गॉड, मैं तो डर ही गया था। अयान का स्माइली इमोजी के साथ फिर से मैसेज मौसूल हुआ, जिस पर शिफा भी तमानियत से मुस्कुरा दी। ओके फ़ातिमा, मैं अब चलती हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बुला लेना, और तुम फिक्र नहीं करो, अब आंटी ठीक है माशाल्लाह, आप भी थोड़ा आराम कर लो। शिफा ने इसको खुद के साथ लगाकर तसल्ली दी और फिर फ़ातिमा के आंसू अपने हाथ के पोरों से साफ़ किए। इसका रिश्ता भी इन दिनों आमना बेगम के साथ माँ बेटी वाला बन गया था। या अल्लाह आंटी को शिफाए कामला आजला अता फरमा, आमीन। शिफा धीमी चाल चलती हुई दिल से दुआ मांगती वापस अपने कमरे में आ गई, जहाँ अयान इसका वेट कर रहा था। अजलान का चेहरा इस वक्त पूरे चाँद की रोशनी में आबोताब से चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। काफ़ी दिनों बाद इसकी खूबसूरत मुस्कुराहट देखकर चाँद भी शर्मा के बादलों की ओर में छुप गया। लगता है सो गई हैं, टाइम भी तो काफ़ी हो गया। अजलान ने घर की कुछ स्लाइड साउंड देखी तो मतलाशी निगाहें दौड़ाकर अतराफ में जैनी को ढूंढना चाहा, मगर वो कहीं भी नज़र न आई, तो गहरा सांस भरकर सोचते हुए अपने कदम वापस कमरे की जानिब बढ़ा दिए। कमरे में आकर देखा तो जैनी बेड के सामने मौजूद काउच पर लेटी हुई थी, मगर इसकी गर्दन के करीब कोई एल्बम खुला पड़ा हुआ था। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर अजलान के कदम बेहतियार इसी की तरफ उठ गए। जैनी इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी, मगर इसके हाथ में जो एल्बम था उसकी बैक कवर पर मुख्तलिफ डिज़ाइन और रंगों से बड़ा सा बेस्ट एवर गिफ्ट ऑफ वली लिखा हुआ था, जिसे देखकर अजलान के चेहरे का रंग फ़ौरन मुतगैर हो गया। इसने
शदीद गुस्से में आकर अपनी मुट्ठियाँ सख्ती से भींच लीं। इसकी गर्दन की रगें चंद ही सेकंड्स में ऊपर को उभर कर तनाव का शिकार हो गई थीं। मैं यहाँ सारा दिन पागलों की तरह इनके बारे में सोचता रहा और ये मैडम यहाँ इन वली साहब के दिए हुए गिफ्ट को अपने सीने से लगाए आराम से सो रही हैं। अजलान सुलगते हुए लहजे में बड़बड़ाकर अंदर ही अंदर घुटन का शिकार हो गया। अगर ये वली इतना ही अजीज़ था कि इसका गिफ्ट भी अभी तक ऐसे संभाल कर रखा है तो इसी से शादी कर लेती। मेरी ज़िंदगी को इस तूफ़ान की जद में लाने की क्या ज़रूरत थी। फजूल में ही इनके बारे में सोच सोच कर अपना दिमाग ख़राब करता रहता हूँ। अजलान इसे सख्त निगाहों से घूर कर दिल ही दिल में सोचते हुए अपने कपड़े लेने ड्रेसिंग रूम में चला गया। कपड़े लेने के बाद इसने पटाख के अंदाज से स्लाइडिंग डोर वापस बंद किया, जिस पर जैनी हड़बड़ा कर काउच से उठ बैठी। इसके ऊपर मौजूद एल्बम गिरने ही वाला था कि इसने जल्दी से थाम कर इसे नीचे गिरने से बचा लिया, फिर गहरा सांस लेकर इसे वापस टेबल पर रख दिया। इतना ही कीमती है ना जिसको नीचे गिरने से बचाकर गहरा सांस भर रही है। अजलान इसको लंबा सांस लेकर वापस एल्बम उठाते अपनी आंखों से देख चुका था, इसलिए आहिस्तगी से नफ़ी में सर झटक कर सोचते हुए बिना कुछ कहे वॉशरूम में घुस गया। इसके इस कदर सर तासरात देखती जैनी हैरत ज़दा रह गई थी। इन्हें क्या हुआ? जैनी ने सवालिया अंदाज में हाथ फिजा में लहराए, फिर नाचंजी से वॉशरूम के बंद दरवाजे को एक नज़र देकर एल्बम उठाकर अपनी साइड की अलमारी में रखने लगी। ये वही एल्बम था जो उस दिन वली इसको शादी के बाद पहली बार मिलने पर देकर गया था। इसमें जैनी की ढेर सारी यादें जुड़ी हुई थी। आज अचानक बोर होते हुए जैनी के दिमाग में इसे देखने का आइडिया आया तो काउच पर बैठकर इसे देखने लगी थी, क्योंकि अजलान ने ड्राइवर को फ़ोन करके बता दिया था कि आज वो लेट आएगा, इसलिए घर में जाकर इन्फॉर्म कर दिया। अजलान और जैनब ने बराह रास्त एक दूसरे को कभी भी कोई फ़ोन या मैसेज नहीं किया था। आज भी ड्राइवर के बताने पर कमरे में बैठे अजलान का वेट करते हुए एल्बम देखते हुए से पता ही न चला कब इसको नींद आ गई और वो वहीं काउच पर बैठी बैठी सो गया। अब अचानक अजलान के ज़ोर से दरवाज़ा बंद करने पर इसकी आंखें झट से खुली थीं। अगर आप फ्री हो गए हैं तो खाना लगा दूं? जैनी ने थोड़ी देर बाद अजलान को चेंज करके वापस आते देखा तो धीमी आवाज़ में इसे मुखातब करने लगी। नहीं, मुझे भूख नहीं है, अजलान ने गीले बालों को हेयर ब्रश करते हुए किसी भी किस्म के जज्बात से आ रही थोड़ा सख्त लहजे में कहा। वो मैं आपका वेट कर रही थी खाने के लिए, जैनी ने अपने झुके सर के साथ उंगलियों को मसलते थोड़ा कंफ्यूज लहजे में कहा। अगर आपने खाना है तो खा लें, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने लगा और प्लीज़ दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। जैनी को फिर से लबवा करते देख अजलान ने फ़ौरन टोक दिया। अजलान जैनी को यकसर नज़रअंदाज करते हुए लाइट्स ऑफ करता बेड पर आकर करवट के बल ले गया। इसने खुद को कंफर्टर में पूरी तरह लपेट लिया और फिर सोने की नाकाम कोशिश करने लगा। जैनी इसके सख्त लहजे पर इसे भीगी निगाहों से देखती रही, जो इस वक्त लाइट ऑफ करके सोने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद वो भी अपने बहते आंसू हाथ की छोटी उंगली से साफ करके खुद भी आकर बेड के एक कोने में सिमट कर अपना सर तकिए पर रखकर सोने लगी थी। हालांकि जैनी ने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया था, मगर अब इसकी भूख अजलान के सख्त लहजे ने उड़न छू कर दी थी। दूसरी तरफ भूख तो अजलान को भी लगी थी, मगर जैनी की बाहों के इशार में वली का गिफ्ट देखकर अजलान के तन बदन में एक आग सुलग उठी थी। अजलान अभी तक सोया भी नहीं था जब इसे जैनी के भी बेड पर लेटने की आवाज़ आई, जिसका मतलब जैनी भी खाना नहीं खाया था। तो पहले तो वह गुस्से के आलम में फ़ौरन उठने लगा, मगर फिर अपनी अना के आगे घुटने टेककर सारी फिक्र को पसे पुछ डालकर बिना कुछ कहे वैसे ही सो गया। जैनी भी न जाने कितनी देर बेआवाज़ आंसू बहाती रही और फिर कब सो गई इसे भी पता न चला। रात के इस पैर वीरान और सुनसान रोड पर दौड़ती ये लड़की किसी से डरकर मुसलसल भाग रही थी। इस सड़क पर ट्रैफिक रवां दवां नहीं था। इसके दोनों तरफ घने जंगल थे। शोरीदा हवा से जंगल के दरख्तों के पत्ते वक्तन फ़वक्तन हिल कर अजब शोर पैदा कर रहे थे। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ इसे रोने पर मजबूर कर रही थी, मगर इसे इस वक्त फ़िक्र थी तो किसी ऐसी महफूज जाए पनाह की जिससे वह खुद को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। लेकिन ये लंबी सड़क बिना किसी मोड़ के बस आगे ही आगे चलती जा रही थी। भागते भागते इसका तनफ़्फ़ुज़ बुरी तरह फूल चुका था, इसलिए वो अपने घुटनों पर हाथ रखकर कुछ देर अपना सांस बहाल करती, मगर फिर अपनी समातों में कोई आवाज़ सुनकर डर के मारे अपने कानों पर हाथ रखती। इस माहौल से बहुत दूर भाग जाना चाहती थी, मगर इसके कदम इसका साथ नहीं दे रहे थे। तभी इसे अपने आसपास बुलंदो बांग कहकों का शोर गूंजता सुनाई दिया। ऐसे महसूस हो रहा था सब इसकी बेबसी का मजाक उड़ाते हंस कर लोटपोट हो रहे थे। इस लड़की की आंखों में शिद्दत से आंसू बह रहे थे। इन शोर से निजात पाने के लिए इसने अपने कानों पर हाथ रखे और अपनी आंखें शिकस्ता अंदाज में शिद्दत से मूंद दी। जैनी सारा बेगम बेड से हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। इनके माथे पर पसीना पानी की तरह बह रहा था और वो इस वक्त सीने पर हाथ रखकर अपना सांस बहाल कर रही थी। शुक्र है ये तो ख्वाब है, मगर ये ख्वाब तो। सारा बेगम ने जग से पानी लिया और बेड पर बैठकर घटाघट पीने लगी। वो एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर चुकी थी। गिलास वापस रखकर उन्होंने दुपट्टे से माथे पर बहता पसीना साफ किया और फिर वापस तकिए पर सर रखकर लेट गई। स्टडी रूम की लाइट अभी भी चल रही थी, जिसका मतलब इब्राहिम साहब अभी तक ऑफिस का काम कर रहे थे। वो इनका वेट करते करते यहीं बैठे बैठे सो गई थी।
ये ख्वाब तो मुझे शादी से पहले आता था, मगर अब चेहरा बदल कर ज़ैनी का चेहरा। या अल्लाह, मेरी बेटी को मुसीबत से बचा लेना, मेरे मालिक मेरी बेटी की हिफाजत करना। सारा बेगम परेशान अंदाज में सोचते हुए अपने रब से ज़ैनी की सलामती के लिए दुआ मांगने लगी थी, क्योंकि शादी से पहले यही ख्वाब इनको बार बार तंग करता था। शादी के कुछ देर बाद ही ये ख्वाब आना बंद हो गया था, मगर आज शादी के कितने सालों बाद इसी ख्वाब का आना, मगर अपनी जगह ज़ैनी का चेहरा देखना इनको अंदर से हिला कर रख गया था। उनके ज़हन पर अपने माजी के स्याह बादल किसी साए की तरह लहराने लगे थे, जिनको सोचते अभी भी इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और कितनी देर बिठाना इसको, इसके चक्कर में मेरी बेटियों के रिश्ते भी हाथ से निकलते जा रहे हैं। सारा अपनी किताबें लेकर अपने स्टोरनुमा कमरे में ही जा रही थी जब इसके कानों में अपनी शफकत ताई की तेज़ तरार आवाज़ सुनाई दी। इसकी पढ़ाई अभी जारी है, मैं कैसे शादी करवा दूँ इसकी अभी से। आसम चचा की आवाज़ उनके मुकाबले ज़रा धीमी थी। वो इनको हर बार की तरह नरमी से समझाने की कोशिश कर रहे थे। पहले क्या कम खर्चे हैं जो तुम इसकी पढ़ाई पर भी खर्च किए जा रहे हो? जानते हो भी हो कितनी मुश्किल से गुजारा हो रहा है तुम्हारी इस मामूली सी तनख्वाह से। ऊपर से ये तुम्हारे सौतेले भाई की बेटी भी हमारे सर पर आकर मूंग दलने बैठ गई है। शफकत ताई का लहजा हकारत अमेज था, जिस पर बाहर खड़ी सारा खून के आंसू रोने लगी। इसके गुलाबी रुखसार एक ही सेकंड में पूरी तरह भीग चुके थे। वो अपनी सारी पढ़ाई स्कॉलरशिप लेकर करती है, वो अपनी जेब खर्च भी बहुत कम लेती है, जबकि तुम्हारी बेटियों की तो फरमाइशें ही पूरी नहीं होती। कभी ये चाहिए तो कभी वो चाहिए, हर वक्त पैसे का ज़िया करती रहती हैं। असम ताया ने आज इन्हें आईना दिखाते हुए खरी खरी सुना दी, जिस पर वो इन्हें खा जाने वाली निगाहों से देखने लगी थी। ये मनहूस मारी अपने माँ बाप को तो बचपन में ही खा गई, अब मेरे घर पर नज़र डाली इसने। जब से यहाँ आई है मजाल है कभी पेट भर कर खाना नसीब हुआ हो इस घर में। खाने को कुछ मिले ना मिले, मुझे घर का काम सारा मुझे ही करना होता है। ताई अपनी आदत के मुताबिक इसे कोसने में लगी थी और काम करने का सफ़ेद झूठ बोलते हुए इनकी ज़ुबान एक दफ़ा भी नहीं कांपी थी। सारा को इस छोटे से मकान में एक चारपाई और थोड़ी स्टोरनुमा जगह मिली थी, जहाँ वो सोती कम पढ़ाई ज़्यादा करती थी और बाकी सारा दिन तो स्कूलों कॉलेज आने से पहले घर के सारे काम भी करके जाती थी। जबकि अपनी बेटियों को हर रोज़ ताई ने पढ़ने के लिए एक कमरे में बंद कर देना होता ताकि इस बार सारा से ज़्यादा नंबर लेकर वो आसम के सामने इस लड़की की बुराई कर सकें, मगर इनकी बेटियों की नालायकी ने इन्हें कभी मौका ही नहीं दिया। वो सारे काम करके भी अव्वल पोजीशन से ही पास होती थी। अपने घर में वो अपने माँ बाप के साथ इस छोटे से घर में बहुत खुश थी। उसके बाप की सरकारी नौकरी लगी थी, जहाँ इन्हें कार भी बोनस में मिली थी। इन दिनों उन्होंने सारा और अपनी बीवी को खूब घुमाया फिराया था, मगर एक दिन सारा को स्कूल ड्रॉप करने के बाद वो दोनों मियाँ बीवी अपने अपने काम पर जा रहे थे। सारा की मामा भी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती थी कि अचानक एक हादसे में दोनों की मौत हो गई। तभी इनके सौतेले भाई और भाभी इस यतीम मस्कीन लड़की को अपने घर ले आए थे और सारा के माँ बाप का घर बेचकर उन्होंने यहीं कराची में एक घर किराए पर ले लिया था। पहले तो सारा दिन बस रोती ही रहती थी, मगर बाद में शफकत ताई ने सुना कर घर के सारे काम इसके नन्हे नन्हे हाथों से करवाना शुरू कर दिए। तब से लेकर अब तक वो सब्र का घूंट पिए इनकी हर ज़्यादतियों को चुपचाप बर्दाश्त करती रहती थी, क्योंकि और कुछ ना सही कम अज़ कम ये छत की सहूलत तो उन्होंने इसे दी थी, वरना वो कहीं ना कहीं दर बदर भटक कर ज़माने की ठोकरें खा रही होती। जाओ जल्दी से खाना बनाओ, कुछ मेहमान आ रहे हैं। सारा अभी कॉलेज से वापस आई थी कि अपने घर में ताई के कुछ रिश्तेदार बैठे देखे तो चुपचाप अपना यूनिफॉर्म तब्दील किया और आकर खाना बनाने लगी। मैं तो कहती हूँ शफकत बहुत ही अच्छा रिश्ता है, 3 बच्चे हैं तो क्या हुआ, ये संभाल लेगी, इसने क्या कहना, इसके बदले वो दे भी तो इतना कुछ रहे हैं ना, तो वो भी तो सोचो। ताई की एक दूर की रिश्तेदार ने इनके पास बैठकर लालच चुमूस लहजे में कहा था। मुस्तैदी से सब्ज़ी काटती सारा इनकी तमाम बातें सुन चुकी थी, लेकिन इसने कभी किसी मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ताई ने इससे शुरू दिन से ही बता दिया था कि इस घर के मामले में तुमने कोई मुदाखलत नहीं करनी और ना ही अपने ताया से कोई बात करनी है, इसलिए वो हर मामले से करनी कतरा जाती थी। इसके अंदर बचपन से ही ताई का डर सा बैठ गया था, इसलिए वो चुपचाप इनकी हर बात मान जाती थी। मैं तो मान जाऊँ, ये आसम माने तो फिर ही बात बने ना, ताई ने शिकायती अंदाज में मुँह सोड़ते हुए कहा। जब सारा की शादी उस वडेरे के साथ कर दोगी तो जो पैसा मिलेगा उससे तुम लोग घर भी नया ले लेना और बाकी के पैसों से आसम का कोई अच्छा सा कारोबार भी शुरू कर लेना। मेरी मानो तो ये घाटे का सौदा नहीं है। मैंने जब से इस वडेरे को सारा की तस्वीर दिखाई है, इसने तो तब से हाँ कर दिया। इसकी तो राल टपक रही है, बार बार मुझे फ़ोन करके पूछ रहा है अब कब तक जवाब दोगी। इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आज वो लोग आ रहे हैं तो तुम सारा की बात पक्की कर लेना। आसम भाई को भी उस वडेरे की तारीफ़ें कर कर के मना ही लेना। शफकत ताई की रिश्तेदार ने इनको बातों में लपेटने का इरादा किया, जिसे सुनकर वो भी गहरी सोच में पड़ गई थी।
क्योंकि वो आज बड़ी मुश्किल से आसम को लड़के वालों के आने पर राज़ी कर चुकी थी, मगर अब वो ये नहीं जानती थी कि अब आसम हाँ करेगा भी या नहीं। वैसे तो वो ताई की हर बात मान लेते थे, चाहे देर हो या बदेर, मगर फिर भी इन्हें खटका सा लगा था कि पता नहीं अब इनकी किस्मत का फैसला क्या होगा। बाहर खड़ी सारा अपना नाम किसी वडेरे के साथ, वो भी जिसके 3 बच्चे थे, सुनकर बेआवाज़ आंसू बहाने लगी थी। आज इसे फिर से अपनी बदकिस्मती पर शिद्दत से रोना आ रहा था। वो पहले ही सुबह से परेशान फिर रही थी, क्योंकि रात को भी इसको वही ख्वाब आया था जो इसे इसके माँ बाप के फौत हो जाने के बाद आता था। इसको सोचते इसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, मगर आज वो इस ख्वाब को इस भयानक रूप में सच होता हुआ अपनी आंखों के सामने देख रही थी। लड़के वाले होकर चले गए थे, लेकिन आसम ताया को ताई पर बेहद गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने छोटी सी लड़की के लिए 50 साला बुड्ढे का इंतखाब किया था। वो इस वडेरे को अपने घर पर देखते ही शफकत ताई को गुस्से से घूरने लगे थे। सारा अपनी चारपाई पर जाकर किताबें निकाल कर बैठी, तभी इसे दूसरे कमरे से गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी थी। घर छोटा होने की वजह से एक कमरे में की गई बातें भी तकरीबन हर जगह सुनाई देती थी। शफकत, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई उस वडेरे को अपने घर बुलाते हुए? ताया अचानक गुस्सीले लहजे में बोलने लगे, क्योंकि शफकत ताई आज फिर उसी डेरे के लिए इनको मनाने की कोशिश कर रही थी। कितना अच्छा रिश्ता है, आप तो नाशुक्री कर रहे हैं और कोई बात नहीं। मैं सारा की दुश्मन थोड़ी हूँ जो इसके बारे में कुछ गलत सोचूंगी। शफकत ताई ने बड़े प्यार से इनके कंधे पर हाथ रख कर कहा, तुम जानती हो भी हो उसकी शोहरत कैसी और क्या करता है? कुछ इल्म है इसके बारे में? ऐसे कैसे मैं बिना सोचे समझे उस बच्ची को उस वडेरे के साथ रुखसत कर दूं? इस बार उन्होंने थोड़ा नरम लहजा इख्तियार किया था। वो ऐसे ही थे, शफकत ताई के थोड़े से नरम लहजे पर फ़ौरन नरम पड़ जाते थे। शफकत ताई को इनका रवैया समझ आ गया था, इसलिए जब कभी इन्हें गुस्सा आता वो उनको बड़े प्यार भरे लहजे में अपनी बात समझाती थी। आसम अच्छा खासा ज़िम्मेदार घराना है, मैंने अपने रिश्तेदार से सारी छानबीन करवाई है। ऐसा रिश्ता सारा के लिए कभी नहीं आना। तुम अच्छी तरह जानते हो हमारे हालात कैसे हैं। उन्होंने जानबूझकर इसके 3 बच्चों का जिक्र आसम साहब के सामने नहीं किया था, कहीं ये सुनकर वो इस रिश्ते से इनकार ही ना कर दें। मगर उसकी उम्र भी तो देखो कितनी बड़ी है। सारा अभी बहुत छोटी बच्ची है उसके मुकाबले में। ताया का किसी तौर दिल नहीं मान रहा था, मगर वो अपने हालात से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इनकी नज़र में भी कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए वो ऊपर ऊपर से राज़ी भी हो गए थे। शफकत ताई ने पता नहीं और भी इसके कितने ही गुनगुनवा कर बिलाखिर इनको इस रिश्ते पर आमादा कर ही लिया था। ताई ने सुबह उठते ही अपने रिश्तेदार को फ़ोन कर दिया, जिस पर इस वडेरे ने इसी हफ्ते ही निकाह का फंक्शन रखने का कह दिया। आसम साहब ने इतनी जल्दी करने से मना किया था, मगर ताई ने इन्हें इस बात पर भी राज़ी कर लिया था। आसम साहब ने इससे सारा की पढ़ाई जारी रखने का वादा लिया, जिसे फ़ौरन मान लिया गया। वो वडेरा सारा के मामले में कुछ ज़्यादा ही बेसब्रा दिखाई दे रहा था। सारा के आंसू इसकी किताब पर गिर रहे थे, जिसे इसने साफ़ करने की भी कोशिश नहीं की थी। इसने कभी नहीं सोचा था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इसकी ज़िंदगी की काया पलट जाएगी और इसकी शादी का फ़ैसला कर दिया जाएगा। इससे किसी ने पूछने की भी जहमत ना की थी। आज इसे अपनी बदकिस्मती पर शिद्दत से रोना आ रहा था। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? इब्राहिम आज अमजद के फ्लैट में ही रुका था, क्योंकि इसके बाजू में बाइक से गिरकर फ्रैक्चर हो गया था। अब पहले से काफ़ी बेहतर है। गर्म पट्टी रखी है ना, इसलिए दर्द से थोड़ा सुकून मिल गया। अमजद ने एक नज़र बाजू को देखते हुए कहा और फिर मोबाइल पर आने वाले मैसेज को देखने लग गया। सुबह तक ये भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, इब्राहिम ने कमरे में मौजूद दूसरे बेड पर लेटते हुए कहा। यार, शाजिया का मैसेज आया। अमजद ने मोबाइल को एक नज़र देखते हुए इब्राहिम को मुखातब किया, जो इस वक्त सोने की तैयारी पकड़ रहा था। और इसकी मंगेतर का कोई ज़रूरी मैसेज था। तो फिर क्या फरमा रही है हमारी होने वाली भाभी? इब्राहिम ने ज़रा सा मुस्कुराकर अमजद से पूछा, क्योंकि ये इनका रोज़ का मामूल था। वो दोनों अपनी मंगनी के बाद से एक दूसरे से बात करने लगे थे। वैसे भी इन दोनों का कज़न का भी रिश्ता था। दोनों इकट्ठे एक साथ कॉलेज जाते थे। वो इससे 2 साल सीनियर था। इन दोनों के रिश्ते से तकरीबन पूरी क्लास आगाह थी। यार, वो कह रही है कल सारा को सरप्राइज़ देने के लिए उसके घर जाकर इसको बर्थडे विश करना है। अमजद की बात पर इब्राहिम की आंखों में भी उस डरी सहमी सी लड़की का अक्स उभरा। तो चले जाना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्यों बता रहे हो? इब्राहिम का अंदाज़ सरसरी था। यही तो प्रॉब्लम है यार, मेरा बाजू ठीक नहीं, कार कैसे ड्राइव करूँगा? अमजद ने परेशानी से अपने हाथ पर बंदी पट्टी ऊपर करके दिखाई। तो यार, कोई ड्राइवर ले लेना, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? फजूल में परेशान हो रहे। इब्राहिम ने इसकी मुश्किल का आसान हल बताया। शाजिया के घर वाले नहीं मानेंगे उसको किसी ड्राइवर के साथ भेजने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि तुम शाजिया को इसके घर से पिक कर लो। तुम्हें तो हमारे सारे रिश्तेदार जानते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ शाजिया को भेजने पर इन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। इब्राहिम को अमजद थोड़ा परेशान दिखाई दिया। यार, मैं नहीं जा रहा उसके घर, मुझे वो लड़की बहुत अजीब लगती है। इतना डरा सहमा सा उसका अंदाज़ा, बंदा खुद ही गिल्टी फील करने लग जाता कि पता नहीं मैं कितना डरावना जो वो मुझसे डर कर इतना दूर भागती है। इब्राहिम ने अपने जहन में इसका चेहरा सोचते हुए फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया।
कोई बात नहीं यार, होगी उसकी कोई अपनी प्रॉब्लम, मैं शाजिया को मना नहीं कर सकता, अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, अमजद ने अब थोड़ा मुल्तजाना अंदाज़ अपनाते हुए कहा था। लेकिन यार मैं कैसे, इब्राहिम ने सोचते हुए कुछ कहना चाहा, मगर अमजद ने इसकी बात दरमियान में ही उचक ली। लेकिन कुछ नहीं यार, एक काम करते हैं, तुम शाजिया को पिक करके यहाँ से मुझे पिक कर लेना, फिर इकट्ठे ही इधर चलेंगे। अमजद ने गर्मजोशी से उठते हुए फ़ौरन ताली बजाई, मगर फिर अपने बाजू में दर्द की टीस उठते देखकर कराह कर रह गया था। अच्छा ठीक है, ले जाऊंगा, इस वक्त आराम करो। इब्राहिम ने उसको दर्द से कराहते देखा तो फ़ौरन मान गया, क्योंकि वो इसका सबसे अच्छा दोस्त था, वरना तो जब से वो हरीपुर से कराची आया था खुद को बहुत अकेला फील करता था। मगर जब से अमजद से उसकी दोस्ती हुई तब से वो इसके बेमतलब चुटकुलों की वजह से हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था। थैंक यू यार, अमजद ने तहे दिल से इब्राहिम का शुक्रिया अदा किया और फिर लाइट्स ऑफ करके लेट गया। तभी इब्राहिम के ज़हन पर इस लड़की की अपनी और पहली मुलाकात का अक्स उभरा था, जिसमें वो एकदम इस लड़की की आंखों में खुद को देखने से रोक नहीं पाया था, क्योंकि इसकी आंखों में एक साथ कई रंग उभरे थे। आज फिर काम करते करते इतना वक्त गुजर गया, आज तो प्रोफेसर से पक्का मुझे डांट पड़ेगी। सारा ज़ेरेला बड़बड़ाते हुए तकरीबन भाग रही थी, पार्किंग लॉट में से गुजरते हुए जाने लगी थी, क्योंकि यहाँ से इनकी क्लास में जाने का शॉर्टकट था। अभी वो इधर से गुजर ही रही थी कि अचानक एक बंद कार का साइड डोर खुला और सारा को बैक वक्त इसकी किताबों समेत नीचे गिरा दिया। इब्राहिम जो नीचे झुककर अपनी सीट से गिरी पेंसिल उठाने के बाद बिना देखे कार का डोर खोल दिया। अब अचानक किसी की निस्वानी चीख की आवाज़ सुनकर जल्दी से उतरकर कार से बाहर आगे आई। मामा। सारा नीचे बैठी अपनी टांग पर हाथ रखे दर्द से कराह रही थी, क्योंकि साइड डोर सीधा इसकी टांग पर लगा था, जिसकी वजह से इसका तवाज़ुन खो गया और वो अपनी तमाम किताबों समेत नीचे गिर गई। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ से गुजर रहे हैं, इब्राहिम नादम लहजे में कहकर इसकी सारी किताबें एक एक करके नीचे से उठाने लगा। किताबें उठाकर अब वो इसको बाजू से पकड़कर सहारा देने लगा, जिस पर वो डर के मारे 2 कदम पीछे खिसक गई। नहीं, हाथ नहीं लगाना मुझे, दूर रहो प्लीज़, सारा ने दर्द से कराहते थोड़े सहमे अंदाज से कहा, जिस पर इब्राहिम हैरत के मारे शशदर रहते हुए इसकी आंखों में फैले डर और दर्द का अजब इम्तिजाज देखने लगा। और फिर अपना बढ़ाया हुआ हाथ शर्मिंदगी से अपनी कमर के पीछे मिट्टी की सूरत में मुकीद कर गए। इनके चेहरे पर इस वक्त गुस्से के तासरात नुमाया हुए थे, मगर वो खुद के हिसाब पर काबू पाकर इसको अपनी मदद आपके तहत ज़मीन से उठता देखने लगे। सारा ने ज़मीन पर हाथ रखकर कार का सहारा लिया और फिर अपनी क्लास में जाने के बजाय वापस घर चली गई, क्योंकि इस वक्त इसका दर्द से बुरा हाल हो रहा था। इब्राहिम ने इसको थोड़ा लड़खड़ाकर कॉलेज के मेन गेट से बाहर जाते देखा तो आगे बढ़कर ड्रॉप करने का कहने लगे, मगर फिर उसके पहले वाले रवैये को देखकर वो नफ़ी में सर हिलाते अपनी क्लास में चल दिए। सारा चूँकि शाजिया की दोस्त थी, इसलिए कई मरतबा इनकी सरसरी अंदाज में मुलाकात हो जाती थी, मगर वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते थे। जाने क्यों सारा को इसकी आंखों में अपने लिए पनपते जज्बात का एहसास हुआ तो इससे दूर दूर रहने लगी थी। जब कभी शाजिया अमजद के पास आने का कहती, वो किसी बुक का बहाना करके लाइब्रेरी चली जाती थी। हालांकि इब्राहिम ने बराह रास्त इसको मुखातब नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसे इसकी छठी इसके ज़रिए महसूस होता कि वो इसकी निगाहों के इशार में, इसलिए जहाँ कहीं इसकी मौजूदगी को महसूस करती वो इस मंजर से गायब हो जाती। अब तो इब्राहिम को भी इसका ये रवैया समझते से बालातर लगता था। वैसे तो वो लड़की हर किसी से ही दूर रहने की कोशिश करती है, हमेशा कहीं ना कहीं अकेली बैठी होती है, मगर मुझसे इतना दूर क्यों भागती है। उसकी यही नज़रअंदाजी देखते हुए इब्राहिम साहब बार बार इस लड़की के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते थे। पहले तो वो इससे इस रवैये की वजह जानना चाहते थे, मगर फिर उसकी आंखों में फैले डर के जाल ने इनको अपने इरादे से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जाने कैसा दुख भरा था उन आँखों में, वो इनको करीब से पढ़ना चाहते थे, इसलिए इसका दिल बार बार सारा की एक झलक देखने के लिए अंदर ही अंदर तड़प कर मचल रहा होता था। जबकि दूसरी तरफ सारा तो पहले दिन वैसे ही इससे दूर हुई थी, क्योंकि इसे हर लड़के से डर लगता था, क्योंकि उसने ताई की बातें सुन रखी थी जो वो अपनी बेटियों को समझाने के लिए उनसे कहती थी। लड़के तो लड़कियों को तंग करने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करते, इसलिए तुम लोगों को हमेशा लड़कों से बचकर रहना, कभी किसी लड़के से कोई फजूल बात नहीं करनी। शफकत ताई की इस बात का असर उनकी बेटियों ने तो पता नहीं लिया था या नहीं, मगर सारा तब से ही हर लड़के से दूर भागती थी। इस दिन भी वो इसी बात के पेश नज़र डर गई थी, मगर फिर बाद में इसे इब्राहिम की निगाहों में एक तपिश सी महसूस होती थी, इसलिए वो इनसे ज़्यादा दूर दूर रहने लगी थी। जल्दी से तैयार हो जाओ बेटे, निकाह वहाँ आता ही होगा। आसम ताया ने सारा को अपनी चारपाई पर गुमसुम अंदाज में बैठा देखा तो इसके सर पर हाथ रखा। इसकी आंखें फिर से नमी का शिकार हो गई थी। ताया जी, मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ, सारा ने पहली बार झुके सर के साथ अपने हाथों को मसलते हुए कहा। इसे अपने सामने चारपाई पर मौजूद सुर्ख जोड़ा और बाकी चीज़ें इस वक्त किसी भट्टी की मान लग रही थी। इसको लग रहा था इस सबको पहनकर वो जलकर राख हो जाएगी।
बेटा मैं जानता हूँ, मैंने उनसे वादा ले लिया, वो तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई से कभी नहीं रोकेंगे। तायाजान ने इसके सर पर हाथ रखकर शफकत अमेज़ लहजे में कहा, मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ ताया जी। सारा ने पहली बार अपना मुकदमा ताया के सामने हकलाते हुए रखा, जिस पर ताया की आंखें नमकीन पानियों से भर गई थीं। बेटा मैं सब जानता हूँ, लेकिन जो सलूक यहाँ तुम्हारे साथ होता है कम से कम उस बड़े घर में वो तो नहीं होगा ना। बेटा तुमने मुझे कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन फिर भी मैं हर एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ। मैं भी ये फ़ैसला मजबूरी में ही कर रहा हूँ। कम से कम तुम्हारी इन झमेलों से जान तो छूट जाएगी नहीं। वहाँ तुम आज़ाद फ़िज़ा में सांस तो ले सकोगी। यहाँ तो तुम्हारी ताई ने इस पर भी पाबंदी लगाकर तुम्हारा जीना मुहाल किया हुआ। ताई ने इसे खुद के साथ लगाकर तसल्ली दी, जिस पर सारा शिद्दत से रो दी थी। अब वो इन्हें कैसे बताती। वहाँ भी इसकी किस्मत में सुख नहीं लिखा जा रहा, वहाँ भी इसके साथ धोखाबाजी और सौदागिरी हो रही है। इसके बदले में ताई को एक भारी रकम मिली, और वैसे भी ख़रीदी हुई चीज़ की कोई इज्जत नहीं होती। जब इससे दिल भर जाता है उसकी वक़्त ख़त्म हो जाती है। सारा सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़कर अल्लाह के सुपुर्द कर चुकी थी। आसम ताया के कमरे से चले जाने के बाद सारा ने इसी सुर्ख जोड़े को ज़ेब-तन कर लिया। बाकी सामान भी खुद ही अपने ऊपर किसी बोझ की सूरत ला लिया, क्योंकि ताई और इनकी बेटियों को इस वक्त अपने तैयार होने की फ़िक्र लगी थी। किसी ने आकर उससे एक बार भी इसके अंदर का हाल नहीं पूछा था। तुम्हारी चोट कैसी है अब? शाजिया ने फ्रंट सीट पर अमजद को बैठते देखा, जो अब इन दोनों के यहाँ आने पर अपने फ्लैट से बाहर निकला, क्योंकि इब्राहिम कॉलेज से वापसी पर पहले शाजिया को पिक करने गया था। अल्हम्दुलिल्लाह चोट अपनी जगह पर अभी तक सही सलामत है। अमजद ने कार में बैठते ही चुटकुला छोड़ा, जिस पर वो दोनों इस कहका लगाकर बेसाता हंस दिए थे। देखी थी मैंने पिक्चर, इतनी भी ज़्यादा नहीं लगी। शाजिया ने जानबूझकर इसको तंग करने के लिए कहा, जिस पर अमजद का मुंह हैरत और सदमे के मारे थोड़ा खुला रह गया था। मतलब तुम्हें मेरी ये चोट छोटी सी लग रही है, और यहाँ मेरी सारी रात दर्द बर्दाश्त करते हुए गुजर गई। अगर कोई बाजू टूटता तभी तुम इस चोट को चोट कहती। अमजद अब मसनूई गुस्से से मुँह फुलाकर शाजिया को देखते हुए बोलने लगा, अल्लाह ना करे कैसी मनहूस बातें कर रहे हो तुम। शाजिया ने आगे बढ़कर इसके बाजू पर ज़ोर से धमुका जड़ा, जिस पर वो हंसते हुए दर्द से करा उठा, और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे इब्राहिम का ख्याल करते हुए इसे मसनूई घुरी से नवाजने लगा, जिस पर शाजिया ने अपना निचला लब दांतों तले दबाकर फ़ौरन कान पकड़कर सॉरी कहा। नीम पागल हो तुम। अमजद ने अब थोड़ा हंसते हुए नफ़ी में सर झटका, और तुम पूरे के पूरे पागल हो, है ना भाई? शाजिया ने नाक थोड़ा ऊपर चढ़ाते अपनी बात में इब्राहिम की भी ताई चाहिए। इन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर इब्राहिम की भी बेसाता हंसी छूट गई। इब्राहिम जैसे संजीदा मिजाज आदमी को इस तरह खुलकर हंसते देखकर इन तीनों का यकबस्ता कहका कार की साकत फ़िज़ा में गूंज उठा। शाजी तुमने इन्हें बता तो दिया ना हमारे वहाँ आने का? अमजद ने थोड़ी देर बाद शाजिया को फिर से मुखातब किया। सरप्राइज़ बताकर थोड़ी दिया जाता है, मैं तो खुद फर्स्ट टाइम उसके घर जा रही हूँ। पिछले एक हफ्ते से वो कॉलेज नहीं आ रही है, इसलिए इस बारे में बता भी नहीं पाई। शाजिया ने अपने मोबाइल को पर्स में डालते हुए सरसरी अंदाज में कहा। शाजिया यूँ इस तरह बिना इन्फॉर्म किए किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्याल से तुम इन्हें पहले फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दो। अमजद का अंदाज़ थोड़ा संजीदा लग रहा था। इब्राहिम इस वक्त खामोश तमाशाई का किरदार बखूबी निभा रहा था। उसके पास फ़ोन नहीं है, ना ही इसने कभी अपने घर वालों के मुतल्लक कभी कुछ बताया। ये इसका एड्रेस भी लास्ट टाइम उसको फॉर्म फिल करते देखकर मैंने खुद ही नोट कर लिया था, लेकिन आज उसकी बर्थडे है तो मैंने सोचा इसको सरप्राइज़ देते हैं। वैसे भी बहुत उदास सी रहती है बेचारी। मैं इसके चेहरे पर अचानक खुशी के रंग फैलते देखना चाहती हूँ, जो मैंने इसके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखे। शाजिया खोए अंदाज में कहकर सारा को याद करने लगी थी। इसे अपनी ये दोस्त बहुत अजीज़ थी, जो हमेशा चुप चुप ही रहती थी, लेकिन अपनी जहानत और काबिलियत की वजह से इसने पूरी क्लास में अपना एक अलग मुमताज़ मुकाम बना लिया था। इब्राहिम भी दिल ही दिल में इसकी पुरसोज आंखों के बारे में सोचते हुए शाजिया की बात से किसी हद तक मुतफिक था, क्योंकि वाकई में वो लड़की एक बंद किताब की तरह थी, जिसको पूरी तरह पढ़ने के बाद ही इसकी शख्सियत का पता चल सकता था। चलो यार देखते हैं फिर। अमजद भी इसकी बात से इत्फाक करते हुए खामोश हो गया। इब्राहिम ने शाजिया की बताई हुई लोकेशन के मुताबिक एक छोटे से घर के सामने आकर कार रोक दी, मगर यहाँ पहले से ही गैर मामूली रश देखकर वो तीनों एक पल के लिए चौंक उठे थे। शाजिया ने साथ वाले घर से बाहर झांकती एक औरत को देखा तो इससे सारा के घर का पता पूछने लगी। इब्राहिम और अमजद भी कार को लॉक लगाकर घर के बाहर खड़े शाजिया का वेट कर रहे थे। जी यही सामने वाला घर है, आप लोग सारा की शादी में आए हैं क्या? खातून के मुंह से ये अल्फाज सुनकर शाजिया और अमजद एक दूसरे को हैरत भरी निगाहों से देखने लगे थे, जबकि सारा की शादी का सुनकर इब्राहिम के असाब थोड़े ढीले पड़ गए थे। इसकी आंखों की चमक मधुम होगी, जिसे इसने जल्दी से मोबाइल निकालकर इसको देखते हुए कवर किया था। जी हाँ, हम उसी की शादी में हैं, उसके कॉलेज के दोस्त हैं। शाजिया ने बनावटी मुस्कुराहट के साथ इसको खातून को जवाब दिया, और फिर इनके कदम बेख्तियार सारा के घर की तरफ बढ़ने लगे।
इब्राहिम घर के अंदर नहीं जाना चाहता था, मगर फिर शाजिया और अमजद के फोर्स करने पर वो भी मजबूरन अंदर आ गया। जहाँ कुछ लोग घर के बरामदे में बैठे थे, सारा के सर के ऊपर बड़ी सी चादर थी और इसके साथ एक 50 साल आदमी पैसों की बड़ी सी माला पहने तन कर बैठा हुआ था। इसके चेहरे पर छाई झुर्रियाँ इसकी बढ़ती उम्र की वाजिया निशानदेही कर रही थी, जबकि सारा इस वक्त सर झुकाए मुसलसल आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। इस मंजर को देखकर शाजिया का मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया। इब्राहिम इस शख्स को सारा के साथ बैठा देखकर गुस्से से मुठ्ठियां भींच गया था। मौलवी साहब ने कहा, शुरू करें। शफकत ताई ने दुपट्टा सर पर लेते हुए सामने कुर्सी पर बैठकर मौलवी साहब से कहा, जिस पर मौलवी साहब बिस्मिल्लाह पढ़ने लगे। सारा, ये सब क्या है? शाजिया से ये सब बर्दाश्त ना हुआ तो गुस्से से बोल उठी, जिस पर सारा अपने बहुत पास से किसी की जानी पहचानी आवाज़ सुनकर अपनी झुकी आंखें उठाकर इसे देखने लगी। इसके झटके से सर उठाने पर इसका दुपट्टा थोड़ा सर से पीछे ढलक चुका था। इसका चेहरा इस वक्त आंसुओं से तर था। तभी सारा की निगाह अपने बिल्कुल सामने खड़े इब्राहिम पर ठहर सी गई, जो इस वक्त शिकवा के ना निगाहों से इसे ही देखते हुए घूर रहा था। अमजद भी शौक के आलम में खड़ा ये सब देख रहा था। सारा का इस कदर रोता और भीगा चेहरा देखकर इब्राहिम ने बेख्तियार गहरा सांस लिया और शाजिया को देखने लगा, जो इस वक्त भागकर सारा के गले लगी मुसलसल रोते हुए कह रही थी, अंकल आप इसके साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं? आप इस आदमी की उम्र तो चेक करें और सारा की उम्र चेक करें। शाजिया रोते हुए आसम ताया को कहने लगी, जो इसकी बात सुनकर शर्म से सर नीचे झुका गए थे। शफकत बहन, कौन है ये लड़की और ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? इसने उम्र की बात सुनकर इस वडेरे को अच्छी खासी तप चढ़ चुकी थी। तमाशा तो तुमने लगा था, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह का काम करते हुए? कम अज़ कम अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेते। अमजद से उसका सख्त लहजा बर्दाश्त ना हुआ तो फ़ौरन बोलते हुए से सख्त निगाहों से घूरने लगा। मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूँ? निकाह कर रहा हूँ उसके साथ और इस लड़की के बदले भारी कीमत भी तो दे रहा हूँ उनको। वडेरे ने शफकत ताई को घूरते हुए कहा। इसे सख्त नागवार गुजर रहा था कि इसकी इज्जत को ये कल के आए बच्चे दो कौड़ी की कर रहे थे। आसम ताया रकम की बात सुनकर तैश में आ गया और उन्होंने भारी जनाटेदार थप्पड़ तमाम लोगों की मौजूदगी में शफकत ताई के मुंह पर दे मारा था, क्योंकि इन्हें इस रकम का सिरे से इल्म ही नहीं था जिसके बारे में वो वडेरा बात कर रहा था। सारा इस वक्त डर के मारे सहम कर शाजिया के साथ लगी चुपचाप आंसू बहा रही थी। आप बात को गलत समझ रहे हैं आसम, हमने इस यतीम लड़की को सहारा दिया, अब इससे शादी करने के लिए राजा महाराजा के रिश्ते तो आने से रहे। कम अज़ कम ये वडेरा इज्जत से इसे ब्याह कर ले जा रहा है, ज़बरदस्ती उठाकर तो नहीं ले जा रहा, निकाह कर रहा है इसके साथ। शफकत आई अपनी जिल्लत को थोड़ी देर के लिए भूलकर आखिरी बार इन्हें समझाने की कोशिश करने लगी थी। आंटी, अभी आप जिस वडेरे की बिना सोचे समझे हिमायत कर रही हैं, मेरे बाबा पुलिस में हैं। कल वो घर पर अपना काम कर रहे थे। मैंने इस आदमी की तस्वीर देखकर अपने बाबा से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया था कि यह आदमी काफ़ी सारे गैर कानूनी कामों में मुलव्वस और ये बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाला है। और आपको ये 50 साला वडेरा कोई अजीम शख्सियत लग रहा है जिसके साथ आप मेरी दोस्त को किसी गाय भैंस की तरह रुखसत कर रही हैं। शाजिया ने इस वडेरे को दोबारा देखा तो इसे अपने कल की बाबा से की गई बात याद आ गई, तो इसने सबके सामने इसकी सारी हकीकत बताकर सबको हैरान कर दिया था। ये बेइज्जती मैं कभी नहीं भूलूंगा, तुम देख लेना। इस वडेरे को अपनी जल्द गिरफ्तारी का इल्म हुआ तो धमकी मेज़ लहजे से कहते अपने चंद गिने चुने आदमियों को लेकर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया। देखें भाई साहब, बैठकर बात कर लेते हैं। इस तरह घर आई बारात वापस जाने पर उसकी तो इज़्ज़त ख़राब होगी, साथ में मेरी बेटियों के मुकद्दर में भी स्याही लिख दी जाएगी। इस मनहूस मारी के चक्कर में इनकी इज़्ज़त पर भी दाग लग जाएगा। शफकत ताई ने गुस्से में आकर सारा को सबके सामने थप्पड़ मारकर पीछे की जानब धक्का दे दिया, जिस पर वो लड़खड़ाकर नीचे गिरने ही वाली थी कि इब्राहिम ने फ़ौरन आगे बढ़कर इसको संभाल लिया, जो चेहरा झुकाए चुपचाप सबकी ज़्यादती सहे जा रही थी, मगर अपने हक़ के लिए एक लफ्ज़ भी ज़ुबान से बोल नहीं पा रही थी। चले गए वो लोग आसम, अब कौन करेगा इससे शादी? हाँ, जिसकी घर आई बारात वापस लौट जाए, इससे कोई भी शरीफ ज़्यादा निकाह नहीं करेगा। याद रखिएगा मेरी इस बात को। अब ये लड़की सारी ज़िंदगी हमारे सीनों पर ही मूंग दलती रहेगी। शफकत ताई को अपना थप्पड़ फिर से याद आ गया, इसलिए नखवतमीज़ लहजे में कहकर सारा को गुस्सीली निगाहों से घूरने लगी थी। आंटी, आप सारा जैसी नेक सीरत लड़की के बारे में इस तरह तो बात मत करें प्लीज़। इब्राहिम ने शफकत ताई का हकारतमेज़ अंदाज देखा ना गया, इसलिए सारा के लचते वजूद पर एक नज़र डालकर खुद पर ज़ब्त करते हुए इन्हें संजीदा लहजे में टोक दिया। इसने सारा जैसी मजबूत किरदार की लड़की आज तक कभी नहीं देखी थी। शाजिया को ताई का रवैया देखकर आज सारा की जहनी हालत का अच्छे से अंदाज़ा हो गया था। इसी वजह से इसने कभी अपनी फैमिली के मुताल्लिक़ कुछ नहीं कहा था। अगर कुछ बताने लायक होता तो वो इसे बताती ना। तुम्हें बहुत शरीफ लग रही है तो तुम कर लो इससे निकाह, बस बड़ी बड़ी बातें करना आती हैं सबको। शफकत ताई ने तीखी निगाहों से घूर कर देखते हुए इब्राहिम को मुखातब किया, जिस पर वो और सारा एक पल के लिए
एक दूसरे को साकत निगाहों से देखने लगे थे। शफ़क़त, ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? ताया ने फ़ौरन तंबीही अंदाज़ अपनाया। सही कह रही हूँ मैं। अब इस लड़के को ही देख लो। मैंने निकाह का नाम लिया तो कैसे सांप सूंघ गया इसे। यही सब होना है इसके साथ मुस्तकबिल में भी। मेरी बात माने, वो वडेरा ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं अभी इसको फ़ोन करके माफ़ी मांग कर मामले को रफ़ा दफ़ा कर दूंगी। शफ़क़त ताइब ने इब्राहिम के इस तरह अचानक निकाह की बात पर चुप हो जाने पर इस्तज़ाया हंसते हुए इस पर तंज़िया वार किया। सारा के अंदर मज़ीद खड़े होने की भी सकत ना रही। वो पास मौजूद कुर्सी पर ढहने के अंदाज से बैठ गई। इसके इस तरह शिकस्ता अंदाज में पर बैठने में शाज़िया की आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं तुम्हें अभी से बता दूं, अगर तुमने दोबारा कभी भी इस वडेरे का नाम मेरे सामने लिया तो मैं तुम्हें तलाक देने में 1 मिनट की भी देर नहीं लगाऊंगा। आसम ताया ने कतई लहजा अपनाते हुए इन्हें तलाक की धमकी दी, जिस पर ताई हक्का बक्का रह गई थी। नहीं ताया जी, प्लीज़ ऐसी बातें नहीं करें। मैं इस निकाह के लिए तैयार हूँ। वो खुद की वजह से ताई की बेटियों के साथ ये जुल्म नहीं होने दे सकती थी। आप प्लीज़ इनको फ़ोन कर दें। मैं अब आप पर मज़ीद बोझ नहीं बन सकती। ताया की तलाक की बात सुनकर सारा फ़ौरन अपनी कुर्सी से उठ बैठी, फिर अपने आंसू साफ़ करते हुए इस निकाह की हामी भर दी। सारा, ये तुम? शाज़िया सारा की बात सुनकर फिर से बोल उठी। बस शाज़िया, अब मुझे इस सिलसिले में मज़ीद और कोई बात नहीं सुननी, प्लीज़। सारा ने अपनी पूर्णम आँखों को अपने हाथों से साफ़ किया और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हुए टेबल पर झुककर ताई का फ़ोन उठाकर उनके हाथ में थमा दिया। ताई शफ़क़त ताई फिर से खुश हो गई थी। इनके जहन में लड्डू फूट गए। इस वक्त सारा की ये बातें इन्हें किसी बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं लग रही थी। लेकिन मेरी बच्ची, वो वडेरा। सारा के कतई अंदाज़ पर ताया इसे बेबस लहजे में फिर से समझाने लगे थे। ताया जी, जो मेरी किस्मत में लिखा वो मुझे मिलकर ही रहेगा, चाहे फिर वो मेरी मर्ज़ी हो या ना हो। सारा की बड़ी सी चादर इसके सर से गिर चुकी थी। वो इस वक्त बेबसी की इंतहा पर थी। रुके आंटी, आप इन्हें फ़ोन मत करें। मैं अभी और इसी वक्त सारा से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। शफ़क़त ताई जो फ़ोन नंबर निकाल कर डायल करने लगी थी, अब इसकी संजीदा आवाज़ में कही गई बात सुनकर हैरत के मारे गंग रहते इब्राहिम को देखने लगी। शाज़िया और अमजद इब्राहिम के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर फ़ौरन से पहले इसके पास आकर इसको दोबारा से पूछने लगे थे, इब्राहिम भाई, क्या आप सच कह रहे हैं? शाज़िया की आंखें खुशी के मारे चमक उठी थी, इसलिए वो गैर यकीनी कैफियत में घिरी कंफर्म करने के लिए इससे दोबारा पूछने लगी, जिस पर इब्राहिम ने फ़ौरन इस बात में सर हिला दिया। अमजद इसका ये दलेराना फ़ैसला देखकर दिल से इसकी सच्चाई और खलूस का मातरफ हुआ था, इसलिए इसके कंधे पर हाथ रखकर इसके फ़ैसले पर इसे सराहती निगाहों से देखकर थपकी दी। लेकिन इब्राहिम की नज़रें इस सबसे बेनियाज सिर्फ सारा के चेहरे पर मरकूज़ थी, जो भी यकीनी के आलम में बस इसे ही देखी जा रही थी। इसे हरगिज़ तवक्का न थी कि इब्राहिम सबके सामने इस तरह निकाह की बात करेगा। इब्राहिम बेटे, आप एक बार फिर सोच लें। ऐसे फ़ैसले जल्दबाजी में या फिर जज्बात में आकर नहीं किए जाते। इन फ़ैसलों को फिर ताउम्र निभाना भी पड़ता है। असम ताया ने एक बार फिर इससे सोच समझकर फ़ैसला करने का कहा था। अंकल, मैं ये फ़ैसला सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। जहाँ ताउम्र निभाने की बात है, मैं अपने हर रिश्ते को शुरू से ही मुखलिसाना तौर पर निभाता हूँ। अगर ये रिश्ता मेरी ज़िंदगी में शामिल हो रहा है तो इसको भी अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। इब्राहिम साहब के लहजे में एक वाज़े अज़म मौजूद था, जो वहाँ खड़े तमाम नफूस ने अच्छी तरह महसूस किया था। आसम ताया को वो लड़का अपने अज़म और किरदार में काफ़ी मजबूत लगा था, इसलिए वो धीरे से मुस्कुराकर सारा के सर पर हाथ रख गए थे। आओ बैठो बेटा, मौलवी साहब निकाह शुरू करें। मौलवी, जो काफ़ी देर से इस सारे तमाशे को देख रहे थे, अब दूसरी बार फिर से निकाह पढ़ाने के लिए उसका खुतबा पढ़ने लगे। सारा इस वक्त इब्राहिम के बिल्कुल पास बैठी थी। इसके मर्दाना क्लोन की खुशबू की महक इसके नथनों में घुसकर सारा के हवास छल कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद निकाह के सारे मराहल तय करने के बाद वो सारा इब्राहिम के तौर पर यहाँ इस सोफ़े पर नर्वस अंदाज में बैठी हुई थी। वो शाज़िया के साथ बैठी इसकी किसी बात का भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। हज़रत घबराहट का शिकार होते बार बार अपने हाथों को मसलती जा रही थी। इसकी नज़रों के बिल्कुल सामने ही इब्राहिम साहब के साथ कुछ खड़े बात कर रहे थे कि मगर इसकी झुकी निगाहों के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अपनी बोझल पलकें वार करके इस शख्स को देख ले जो फ़रिश्ता बनकर इसकी ज़िंदगी में शामिल हुआ, फिर इसको दलदल में गिरने से बचाकर इसका हाथ थामे इसको मजबूत तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर गया था। सारा बेटी, चलें, रुखसती का वक्त हो गया। सारा, जो कब से अपनी ही सोचों में गुम बैठी थी, कि अचानक एक हलावत अमेज़ आवाज़ सुनकर अपना झुका सर उठाकर इन्हें देखने लगी और फिर बमुश्किल अपने कदमों पर डालकर उठ खड़ी हुई। इसको लगा था अभी बस निकाह हुआ है, रुखसती बाद में होगी, लेकिन अब ताया की बात ने इसे होश की दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया। अब वो अपनी भीगी निगाहों से इस घर में अपने वाहिद मोहसन आसम ताया को देखने लगी, जिसने ताई की बारहा मुखालफत के बावजूद हमेशा इसके सर पर हाथ रखा, वरना वो तो ताई के जुल्म सह सह कर कब की मर चुकी होती।